वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशंस में भी हम लर्न कर रहे हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। ठीक इसके पहले वाला जो वीडियो था वहां आपने लर्न किया था वर्नर थ्योरी, और आज हम लर्न करने वाले हैं बॉन्डिंग की सेकंड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसने दी? सर पोलिंग ने दी 1931 में। और ये बॉन्डिंग किनके लिए होती है? ये बॉन्डिंग कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए है। तो यहां से एक चीज क्या क्लियर हो गई कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो वीबीटी क्या मान रही है कि कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना कैसे है? जब मेटल को लिगेंड ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया हो, और डोनेट करके कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशंस किया हो? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो हम चलते हैं वीबीटी के बारे में। क्या है वीबीटी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसने दी? सर पोलिंग ने 1931 में। क्या समझाती है? कोवैलेंट नेचर्स ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। अब आते हैं इसके फर्स्ट एज्यूम्शंस पर। ये इनके मेन एज्यूम्शंस है। फर्स्ट क्या है कि मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्यों हुई है? एराइजेस बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड टू मेटल एटम और आयन। यानी जो लिगेंड है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल एटम या आयन को। अब दूसरा पॉइंट समझना बच्चों, यदि लिगेंड अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटल उन दो इलेक्ट्रॉन को कहां गेन करेगा? यानी मेटल के पास उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। अब अगला क्वेश्चन, कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए मेटल के पास? जितनी उस मेटल की कोऑर्डिनेशंस नंबर है उतने वैकेंट ऑर्बिटल मेटल के पास होने चाहिए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन्स पेयर metal ion must possess requisite numbers of vacant orbitals of equal energy। यानी मेटल जिन वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उन सभी ऑर्बिटल की वैकेंट ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, ताकि जो बॉन्ड बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे और इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। अब अगला, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय मेटल और मेटल एटम और मेटल आयन इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। यानी यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ 4 लिगेंड बॉन्डेड है तो मेटल 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। 5 लिगेंड है तो मेटल 5 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। 6 लिगेंड बॉन्डेड है तो मेटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट में। ध्यान रखना बच्चों, वीबीटी क्या क्या कह रही है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि मान लो कि मेटल के 6 ऑर्बिटल हमें चाहिए तो 6 ऑर्बिटल एफ सब सेल को छोड़कर किसी में नहीं होते हैं, और मान लो कि एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और रिमेनिंग डी ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि इनकी एनर्जी सेम नहीं है। तो इनकी एनर्जी मेटल अपने इन वैकेंट ऑर्बिटल की एनर्जी को इक्वल करने के लिए इनको मिक्स कर देता है। यानी क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। याद रखना, यहां जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ये सारे के सारे वैकेंट होंगे। 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3 या dsp2। 5 करने पर dsp3 या sp3d। 6 करने पर d2sp3 या sp3d2। यानी जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। उन सभी नए ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। वापिस समझना,
मेटल जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा उनका पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो वैकेंट होंगे। और अब ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड बनाएंगे। तो हम पढ़ते हैं अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या था। दीज ऑर्बिटल्स obtained, कौन से ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल्स, these orbitals obtained by hybridization of the orbital of सेंट्रल मेटल एटम और आयन। याद रखना हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का होता है और यहां हमारे कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम कौन है, मेटल है। अब ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। अब बच्चों जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो बड़े काम का पॉइंट है और वो क्या है, कभी कभी मेटल अपने n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की जो अनपेयर्ड होते हैं उनकी पेयरिंग करा के अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स खाली करा लेता है और उनको हाइब्रिडाइजेशंस में पार्टिसिपेट कराता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखें, मैं ऊपर से बच्चों ऊपर की जो दो लाइनें हैं वो रिमूव कर रहा हूं, ये वाली ये पूरी कर देता हूं। चौथे पॉइंट को समझना कि मान लो किसी का कॉन्फ़िगरेशन ये है 4s2 3d5, यहां पर 4p वैकेंट है और यहां 4d भी वैकेंट है, ये सारे खाली हैं। अभी यहां d में कितने, ये d कौन सा है, ये n-1d है। क्यों, क्योंकि यहां 4 लिखा हुआ है। इस 4 को मैं क्या मान लूं, ns2, इसको क्या मानूं np0, इसको क्या मानूं nd0। तो ये n है तो ये 3 है, ये 4 को हमने n माना तो 3 क्या हो गया, n-1। कभी कभी मेटल अपने n-1d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयर्ड कर देता है और पेयर्ड करके क्या वैकेंट करा लेता है, n-1d ऑर्बिटल्स को वैकेंट कर लेता है। कितने ऑर्बिटल, दो d ऑर्बिटल। जैसे यदि मान लो कि d5 कॉन्फ़िगरेशन होता, ये d5 है तो ये 1 2 3 4 5, ये कौन सा है 3d, यहां क्या लिखूं 4s, यहां क्या है 4p, यहां क्या है 4d, ये सारे हैं, ये मेटल के हैं। मेटल क्या काम करेगा, इन जो 3d ऑर्बिटल्स है इसके ये दो इलेक्ट्रॉन्स को, केवल दो को यहां से हटा के इनके साथ पेयरिंग कर देता है और पेयरिंग करते ही अंदर के दो ऑर्बिटल्स कैसे हो गए हैं, वैकेंट हो गए हैं। तो कभी कभी मेटल अपने n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करके अंदर के दो d ऑर्बिटल्स खाली करवा लेता है और ये दो d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, d2sp3। d2sp3 लिखेंगे। इस d2 पहले लिखने का मतलब है कि ये अंदर के d ऑर्बिटल हैं और यदि अंदर के दो खाली नहीं करवा के बाहर के दो आगे यानी 4d के और दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उनको काम लेता, तो हम लिखेंगे sp3d2। तो देखो बच्चों दोनों में डिफरेंस है। d2sp3 का मतलब है कि अंदर वाले सेल के दो d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाहर के d लिखने का मतलब है कि उसी सेल के दो d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, समटाइम द अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। और ये काम कब हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन से पहले हो जाएगा। फॉर मेकिंग सम n-1d ऑर्बिटल वैकेंट, और उनको वैकेंट कर लेगा। ध्यान रखना केवल दो ही खाली चाहिए, दो ही खाली करवाएगा। यदि ये दो पहले से खाली है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जरूरी नहीं है। अगली एक और चीज यही समझा देता हूं। मान लो कि यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 और ऑर्बिटल कितने हैं 5 है। तो बताओ कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हमें पहले से अवेलेबल है वैकेंट कंडीशंस में, एक। हमें कितने और चाहिए,
एक और चाहिए, तो केवल इस एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। यहां पर दो खाली हो गए, काम खत्म। अब इन दोनों की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि हमें तो केवल दो वैकेंट चाहिए थे, दो वैकेंट हो गए हैं। और ये सारा खेल कहां होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे, हम उनको वहीं पर लर्न कर लेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, D2sp3 और sp3d2 दो अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशंस होंगे। तो 4th पॉइंट हमारा हो गया। अब आते हैं 5th पॉइंट में। 5th पॉइंट क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशंस के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या है? हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल। और लिगेंड के पास क्या है? फील्ड ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच क्या होगी? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। जो यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो कौन सा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। और ये क्या खत्म हुई? VBT की थ्योरी। और हम अब कहां चलते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ VBT। उससे पहले मैं आपको क्या समझा दूं, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशंस होने वाले हैं VBT में, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशंस का ही ऐप लगने वाला है। अब मैं इस बोर्ड को पूरा साफ कर देता हूं बच्चों। तो अब आ जाए, शॉर्ट में नेम लिख देता हूं यहां पर VBT, और यहां क्या बता रहा हूं? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। हम जो पढ़ने वाले हैं इन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। तो यहां ढंग से समझना बच्चों, यदि किसी मेटल के साथ 4 लिगेंड बॉन्डेड है, Ml4 है, तो उसमें दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। या तो होगा sp3, इसका मतलब इस मेटल के एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन इस मेटल का है। तीन तो p और एक s, ये 4 मिक्स हुए, 4 नए बने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। किसकी स्ट्रक्चर? उस कॉम्प्लेक्स की। और कौन सा हो सकता है इसके अंदर? और हो सकता है DsP2। DsP2। अब देखो D मैंने कहां का लिखा है? अंदर का लिखा है। इसका मतलब अंदर का D और बाहर वाले सेल का S और बाहर वाले सेल के P, ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर। और एक बच्चों हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे sp2d का भी एक एग्जाम्पल है। यदि इस तरह का होगा तो स्ट्रक्चर्स तो सेम होगी, लेकिन S, P और D तीनों उसी सेल के होंगे। ये फर्स्ट हमारे पास। सेकंड क्या हो सकता है? जो हमारे सिलेबस में है Ml5 होता है, वैसे है नहीं हमारे सिलेबस में, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन दो हो सकते हैं, DsP3 या sp3d। ये हम लर्न करेंगे नहीं, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है? Ml6। ये काम का है बच्चों। इसका मतलब कितने हैं लिगेंड्स? 6 हैं। तो क्या होगा? या तो होगा sp3d2 या होगा D2sp3। ये जो D है ये कौन सा है? ये N वाला ही है। N का मतलब वैलेंस सेल का ही है। और ये जो D होगा ये N-1 वाला होगा। अब बच्चों हम इस पे फोकस करते हैं। यहां समझना, यदि D बाहर वाला यूज आता है तो उसे VBT ने क्या कह दिया? आउटर कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या दिया गया? आउटर कॉम्प्लेक्स। आउटर कॉम्प्लेक्स किसके बेस पे दिया गया है? इस D के बेस पे दिया गया है। और इस आउटर कॉम्प्लेक्स के दो नाम और हैं। एक नाम क्या है? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। एक और नाम क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये नाम क्यों दिए हैं हम लर्न करेंगे जब हम हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ेंगे। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में ये हाइब्रिडाइजेशन है तो उस कॉम्प्लेक्स के ये नाम भी हो सकते हैं। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स में ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके नाम क्या है? अंदर का D यूज आया है तो आउटर की जगह क्या लिख दें? इनर कॉम्प्लेक्स।
या इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पिन फ्री की जगह स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, और या फिर क्या कहते हैं, हाई की जगह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये किनके नाम है, ये इसके नाम है। ये नाम इसके कब होंगे, इन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड करेगा। तो ये तीन हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, और इनमें ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। हम इसको लर्न नहीं करने वाले हैं, हम लर्न करेंगे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, और इन दोनों में शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो हम एक एक करके अब क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स पर वीबीटी की थ्योरी लगाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए। वो क्या क्या है, सबसे पहले आपको मान लो यहां कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, MLN लिख देता हूं यहां पर, और हमारा टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी। हम वीबीटी को कैसे अप्लाई करें। तो जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले से मालूम होनी चाहिए। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन आपको करवाना है। सेकंड चीज क्या मालूम होनी चाहिए आपको, नेचर ऑफ लिगेंड। ये हम समझेंगे आप बाद में, नेचर ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड दो तरह के हैं और ये समझाया है सीएफटी ने समझाया है, लेकिन उसका यूज हम वीबीटी में ले रहे हैं ताकि हमारा वीबीटी का कंसेप्ट लगाना आसान हो जाए। लेकिन ये नाम हमें वीबीटी को अप्लाई करते समय यूज नहीं लेना है। एक कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दूसरा कौन सा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। फिर क्या कह रहा हूं, ये कंसेप्ट सीएफटी का है। हम वीबीटी में क्यों यूज ले रहे हैं, ताकि हम इजीली वीबीटी को अप्लाई करें। लेकिन जब हम वीबीटी को अप्लाई करते समय कुछ लिखेंगे हमारी आंसर शीट में, तब हम ये टर्म यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज करेंगे वो मैं आपको यहां बता दूंगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, वो जो इन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं। जिनको दो खाली कराने हैं तो इन दोनों को यहां भेज देंगे। तो यानी जो क्या करेंगे, पेयरिंग करा देते हैं। कौन कौन से हैं, ज्यादा नहीं हमें याद रखने हैं, अमोनिया, CO, CN, EN, ये आपको याद रखने हैं। ये बेसिक वो लिगेंड है जो पेयरिंग करा देते हैं। एक और है NO2, EN को हटा दो यहां से, NO2। तो ये वो 4 लिगेंड है। यदि ये 4 लिगेंड कहीं पर हैं और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, लिगेंड 6 होने चाहिए। चलिए जहां भी ये 6 पे भी अप्लाई होगा, कहीं ना कहीं 4 पे भी अप्लाई होगा। तो ये 4 लिगेंड में से कोई एक लिगेंड हुआ तो वो कौन सा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और वो क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। वीक फील्ड लिगेंड कौन होंगे, जो पेयरिंग नहीं कराएंगे। यदि D5 है तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे। यदि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है 1 1 1 1 1, तो ये इनके अलावा बाकी जो लिगेंड होंगे वो पेयरिंग नहीं कराएंगे। जैसे सारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या वाटर, या उसके अलावा और कौन है हमारे पास, OH है। तो ये पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो दो तरह के लिगेंड हो गए। यानी हमें क्या चेक करना होगा, नेचर ऑफ लिगेंड। पहला मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा नेचर ऑफ लिगेंड में ये चार तो नहीं है कहीं। तीसरा हमें क्या मालूम होना चाहिए जब भी हम वीबीटी अप्लाई करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, ये मालूम हो हमें। सेकंड हमें क्या निकालनी आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये सिंपल चीजें हैं। फिफ्थ हमें क्या मालूम होने चाहिए बच्चों, यदि ये आपको मालूम नहीं है तो आप गड़बड़ कर जाओगे। फिफ्थ हमें मालूम क्या लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
यहीं से हम ढूंढ पाएंगे वैकेंट ऑर्बिटल। फिफ्थ हमें मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और 6 नंबर क्या मालूम होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी उसकी, पैरामैग्नेटिक होगी। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये ध्यान रखना बच्चों। अगला एक और है यहां पर कि पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 थे, फिर कम होके 3 हो गए हैं, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये डाया नहीं होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। और दूसरा याद क्या रखना है आपको, हमने पहले ही चेक कर लिया है कि D2sp3 और sp3d2, यदि ये दो हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो आपको याद रखना है कि ये इनर है और ये आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। अब ये याद आपको अपने आप आ जाएगी, जब आप एक दो एग्जाम्पल करोगे तो आपके अपना भी दिमाग में रहेगी। तो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं 2 कंपाउंड, दोनों पे साथ साथ करूंगा। यहां लिख देता हूं FeH2O का होल 6 और यहां चार्ज लगा देता हूं +K2। ये लाइन यहां बीच में लाइन रहेगी बच्चों, और यहां लिखता हूं FeCN का होल 6 और यहां चार्ज लगा देता हूं -K4। और क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस आएगा आपके पास, एक तो हाइब्रिडाइजेशंस पता लगाओ, एक तो आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशंस, दूसरा स्ट्रक्चर का आएगा, नहीं 6 लिगेंड है तो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, तीसरा आएगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, दोनों में 3 क्वेश्चंस आएंगे। और या क्या पूछ सकता है वो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चौथा क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम समझते हैं इन चारों को सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, यहां मेटल कौन है, नंबर 1 मेटल कौन है, आयरन है। तो सबसे पहले क्या मालूम हो आपको, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। यहीं पर क्या लिख दें इसका, अभी केवल मेटल लिखना, उसके ऊपर चार्ज नहीं लिखना है। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, आर्गन का हुआ हमारे पास 18 4s2 20 3d6। अब सेकंड में क्या करना आपको, सेकंड पॉइंट में इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहीं से मैं निकाल लेता हूं, इसको क्या मानूं, x। वाटर पे क्या चार्ज आता है, 0, क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज है, +K2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2। इसका मतलब इस Fe पर क्या चार्ज है, +K2 है। तो आप क्या काम करेंगे, वैलेंस सेल के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, इनको निकालना है। ये तो थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। बच्चों यहां गलती कराते हो और आप इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज कर देते हो, क्योंकि हमारी आदत तो ऐसे लिखने की है, ऐसे। तो इसको ट्राई कर दिया आपने, ऐसे लिख दिया है तो आप आगे इसे वापस लिखकर इसे पीछे लिख दें इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन कहां से चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास S से चले गए हैं। तो S से जाते ही क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, और ये हुआ 3d6। 4s में कितने हैं, 0। 4p भी तो है इधर, उसमें भी कितने हैं, 0। 4d भी है इधर, उसमें भी कैसे हैं, 0 है। इलेक्ट्रॉन अभी नहीं आए उसमें। अब बच्चों अब आपको क्या चेक करना है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम लिख दें। ऑर्बिटल का मतलब इस तरह से, 3D ये है, ये ऑर्बिटल डायग्राम बॉक्सेस वाला। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर D में इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 ये 6 हो गए हैं। S में कैसा है, वैकेंट है। P कैसा है, वैकेंट है। D भी कैसा है, वैकेंट है। अब यहां चेक करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, Fe का 6 है। तो हमें क्या प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, 6 ऑर्बिटल। कैसे होने चाहिए, वैकेंट होने चाहिए, पहली चीज। अब वो क्या मैं यहां के 2 D वैकेंट करवा सकता हूं या नहीं, नहीं करवा सकते, ये उन चारों में से नहीं है, तो यहां पेयरिंग तो नहीं होगी। अब D को, अब कौन से 6 ऑर्बिटल यूज आएंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल, ये किस में पार्टिसिपेट लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद मैं वापस 6 ऑर्बिटल बनाऊंगा।
अब इनको ऐसे लिखूंगा, अब ये सारे पास पास होंगे क्योंकि अब इन सब की एनर्जी क्या है, इक्वल है। ये क्या कहलाता है, ये डी बाहर का यूज आया है तो क्या कहलाएगा, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनके अंदर ये क्या करेंगे, लिगेंड H2O के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। जब H2O के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो यहां हर एक में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, फ्रॉम लिगेंड्स। यहां लिगेंड्स कौन है, H2O है। तो फर्स्ट ये तो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। अगला इसकी स्ट्रक्चर्स 6 लिगेंड है, इसका मतलब क्या है, और कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। तो क्या निकलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालें म्यू इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस 2, ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो रूट 24, लगभग 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ये इसकी वैल्यू आ गई है बच्चों। चले आगे, तो क्या हमने सोल्व कर लिया, FeH2O के होल 6 पर VBT अप्लाई कर दी है, तीनों चीजें आ गई है। और ये होगा कैसा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां ये तो हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं और ये वो हैं जो इसके पास हैं। n की वैल्यू कितनी है, n यहां 4 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अब बच्चों मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और अब मैं कहां आ जाता हूं, सेम एग्जांपल FeCN का होल 6 पर अप्लाई कर रहा हूं। तो जहां तक सेम है मैं आपको वो वहीं से समझा दे रहा हूं। बहुत सारी चीजें इनमें सेम है। क्या क्या सेम है, यहां जाता है, मेटल कौन है, आयरन है, वहां पर भी आयरन है, ये आयरन, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चेक कर लेते हैं। इसको क्या मान लें, X। यहां एक CN पे चार्ज क्या आता है, -1, तो 6 पे क्या होगा, -6 इक्वल्स टू -4। -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, तो चार्ज क्या आया, +2। वही चार्ज यहां पर आया, ये वापस क्या लिख दिया हमने, 2+ का कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों यहां तक तो सेम है। अब मैं ये रिमूव कर देता हूं, ये पूरा पोर्शंस, ये पोर्शंस मैं रिमूव कर, जो अलग है इनसे ये रिमूव कर देता हूं। ये वाला पूरा पोर्शन, ये पोर्शन यहां तक तो सेम है। अब यहां जाने के बाद गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, वापिस यहां क्या लिख दूं मैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। डी में, एस में कितने हैं, 0। पी में कितने हैं, 0। और अगले वाले डी में भी कितने हैं, 0 हैं। तो ये क्या है, ये 4D है, ये 4P है, ये 4S है और ये 3D है। अब दिमाग लगाओ, कितने CN है, 6। यानी यहां पर आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। इसका मतलब आयरन को कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने हैं, 6। तो 6 हमारे पास होने चाहिए। दूसरा, अब यहां चेक करो, ये कौन सा लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये क्या काम करा लेगा, यहां पेयरिंग करा देगा। तो अब पेयरिंग कराने से पहले हमें एक लैंग्वेज लिखनी है। क्या लैंग्वेज लिखनी है, यहां मैं लिखता हूं। मैं कहीं पर भी इस लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का यूज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में है कि ये पेयरिंग कराएगा। वो क्या है, वो अब चेक करें। The magnetic susceptibility of iron 2+ in FeCN का होल 6 2+ is less than the free Fe2+ आयन। ये काम की लाइन है। अब बस आपको ये कॉम्प्लेक्स, ये मेटल चेंज कर देना है, ये कॉम्प्लेक्स चेंज कर देना है और ये यहां चेंज कर देना है। जहां पर भी पेयरिंग होती है वहां पर आपको ये लाइन लिखनी है। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, वो इसके बाद समझाऊंगा। जब पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं।
Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये लाइन क्या लिखी मैंने कि पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने का मतलब दो हमें ये ऑर्बिटल खाली कराने हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यदि मैं यहां भेज दूं तो ये यहां दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। तो अब वापिस मैं इसके नीचे इस डायग्राम, इस लाइन को लिखने के बाद ये डायग्राम वापिस लिखूंगा, वापिस बनाऊंगा। 1 2 3 4 5, ये पेयरिंग हो गई है। ये दो वैकेंट हो गए हैं। उसके बाद कौन है? 4s। उसके बाद क्या है? 4p। तो ये दो s, ये दो d के हो गए, ये दो एक s का हो गया, 3p के हो गए। ये 6 ऑर्बिटल कहां पार्टिसिपेट लेंगे? हाइब्रिडाइजेशंस में। नए जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 6। हर एक का नाम क्या होगा? d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हर एक का नाम ये होगा और इन सब की एनर्जी सेम होगी, इन सब की शेप भी चेंज होगी। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अब किसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे? लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ। और यहां क्या आ जाएंगे? दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सबके अंदर। तो पहली चीज, अभी जो ठीक H2O वाला पड़ा था वहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp3d2। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स था? आउटर कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन या स्पिन फ्री। ये कौन सा होगा? इनर कॉम्प्लेक्सेस या लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड। अब हम समझते हैं इसका इनर कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि अंदर का डी यूज आया है। अब दो नाम यहां और यूज लेते हैं। कौन कौन से दो नाम थे? एक तो नाम था हमारे पास स्पिन फ्री, स्पिन पेयर्ड। ये नाम क्यों हुआ? क्योंकि जब डी अंदर का यूज आता है तो यूजुअली जो स्पिन होती है वो पेयर्ड हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो यूज क्या आया? स्पिन पेयर्ड। या एक और नाम क्या है इसका? स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन, स्पिन का मतलब यहां किससे है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो गए हैं? पेयरिंग होने के बाद कम हो गए हैं। तो ये कैसे हो गए हैं? लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड या इनर कॉम्प्लेक्सेस है। और ये कौन से थे? यहां पेयरिंग नहीं हुई थी, तो ये है स्पिन फ्री या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। अब आते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया। ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आएगा? यहां देखें, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए हैं? पेयर्ड। यहां तो ये अनपेयर्ड थे, लेकिन जो ही इनको इस लिगेंड ने अंदर धकेला, पुश किया, ये सारे के सारे क्या हो गए? पेयर्ड हो गए हैं। तो नंबर अगला क्या होगा? ये कैसा हो जाएगा बच्चों? यहां मैं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां इस वाले पोर्शंस पे। तो ये कैसा हो जाएगा? ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ध्यान रखना, ये डायामैग्नेटिक हो गया है। इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल है। प्लस इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गई और n की वैल्यू भी आ गई है। और हाइब्रिडाइजेशन तो हमें मालूम ही है, इसका क्या होगा? D2sp3 होगा। ये बच्चों इस कॉम्प्लेक्स की पूरी VBT खत्म हो गई है। अब मैं इस लाइन को समझाता हूं आपको क्या है। तो बाकी मैं सब रिमूव कर रहा हूं बच्चों। इस लाइन के अलावा ये कॉन्फ़िगरेशंस भी रखता हूं, ये तो रख लेता हूं। ये पोर्शंस रिमूव कर रहा हूं बच्चों, यहीं से समझा देता हूं, बाकी रहने दो। अब समझना, ये आयरन यदि फ्री स्टेट में होता, इसके पास कोई भी लिगेंड नहीं आता, फ्री होता तो इसमें क्या होता? इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता। आर्गन 3d6 4s0। तो इसमें n कितने होते? 4, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते d के अंदर। 1 2 3 4 और ये खाली है, d 5 और ये 6, यहां 1 2 3 4 हुए। तो ये कौन है? ये फ्री है। और जो ही इसके पास कौन आया? ये लिगेंड आया। तो हुआ क्या? किसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए हैं? पेयर्ड हो गए हैं। तो इस फ्री Fe2+ आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इस Fe2 आयन की जो इसके साथ है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। यहां सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये तो फ्री है, इसके पास कोई Cn जैसा लिगेंड नहीं है। तो ये तो कैसा है? ये आयन जो है
ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन यही आयन जब इस कॉम्प्लेक्स में आ गया तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। और ये मेजर करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मेजर करते हैं उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ Fe2 आयन इन दिस कंपाउंड इज लेस, यहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो गई है, देन द फ्री Fe2 प्लस आयन इसके कंपैरिजन में। और ये VBT ने ये मेजर किया है और ये मेजर करके क्या बताया है कि पेयरिंग हुई है या नहीं हुई है। यदि इस कॉम्प्लेक्स की, ये आयरन जो है इसकी जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके कॉम्प्लेक्स में भी होती है तो क्या कहेगा VBT कि इन दोनों की, इस कॉम्प्लेक्स की और इस Fe की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं हुई है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। तो क्या खत्म हुआ, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं और अब उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फटाफट हम उसको सोल्व कर लेते हैं। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं क्रोमियम का। तो यह है CrCl6 और यहां चार्ज है -K3। इसको पहले हम पूरा सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। अब हमें क्या लिखना आना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया 18। उसके बाद यहाँ क्या लिखूं, 4s2 23d4, ये तो एक्सेप्शंस वाला है तो यहाँ क्या कर दूं 1, यहाँ क्या कर दूं 5, ये हो गया। सेकंड क्या निकालें अब, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको x मान लें। x एक Cl पे -1 तो 6 पे -6 इक्वस टू, यहाँ पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है -K3, तो x की वैल्यू क्या आ गई है +K3 आने का मतलब इस क्रोमियम से मैं 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं, तो एक यहां से गया, 2 यहां से गए, तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास 3d3 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा आर्गन 18, यहां हो गया है 3d3, 4s0, 4p भी 0, 4d भी 0। ये क्यों लिखता हूं, क्योंकि हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कितने चाहिए 6 और 6 चाहिए, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब आते हैं, अब ऑर्बिटल डायग्राम लिख दो। तो ये हमारे पास d हुआ, कितने हैं d में ऑर्बिटल 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर 3 है, 2 वैकेंट है, ये s हो गया, ये p में 3 ऑर्बिटल हो गए। बताओ कौन से 6 ऑर्बिटल यूज ले लेंगे, ये रहे 1 2 3 4 5 6, तो ये हम 6 यूज ले लेते हैं। यहां बच्चों हमें पेयरिंग की रिक्वायरमेंट रही ही नहीं, ये 6 ऑर्बिटल ये यूज आ जाएंगे, और जब आएंगे तब क्या बनेंगे, नए 6 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, हर एक का नाम क्या होगा, d अंदर का यूज आया है d2sp3। अब यहां दिमाग क्या लगाना है कि यहां इन स्पिन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों चेंजेस नहीं हुआ, हमें जितने चाहिए थे उतने हमें मिल गए हैं। तो d2sp3 है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पहले के जैसी ही होगी। तो स्ट्रक्चर्स कैसी होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, d2sp3 है। अब बच्चों लेता हूं एक क्रोमियम का दूसरा एग्जांपल, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का। (3+) सेम कॉम्प्लेक्स, लगभग लिगेंड चेंज हो गया है, यहाँ Cl था वहाँ एमाइन हो गया है, और एमाइन हमें मालूम है, जो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे थे उसमें मैंने एमाइन भी लिखा था। एक एमाइन था, एक CO था, एक NO2 था, और एक कौन था, Cn था। ये 4 लिगेंड कौन से हैं, पेयरिंग कर देते हैं। फिर पेयरिंग होगी या नहीं होगी बच्चों, ये आपको यहां तक लिखने के बाद मालूम चलेगा कि पेयरिंग करवाने से क्या अंदर के 2 खाली हो रहे हैं तो पेयरिंग करवाएंगे, और पेयरिंग कराने से भी अंदर के 2 खाली नहीं हो रहे हैं तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, और पहले से 2 खाली है तो पेयरिंग की जरूरत है ही नहीं। और यही होगा, यहां पर सब कुछ सेम है, क्रोमियम है, क्रोमियम ये रहा,
इस एमाइन तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्रोमियम पे चार्ज कितना आया +K3, तो ये +K3, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया है। सब कुछ सेम है। अब देखो ये 3 यहाँ पर है, 2 पहले से चाहिए खाली, 2 खाली चाहिए, 2 है हमारे पास, तो ये लिगेंड जो है यहाँ अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 खाली चाहिए, 2 खाली मिल रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी एज वेल एज, कोई चेंजेस नहीं करना आपको, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। तो जो इस कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई हो रहा है वो सारी कंडीशंस इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। क्यों हो रही है? क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई है। तो 2 एग्जाम्पल आपके सामने आ गए बच्चों। और अब मैं एक आ जाता हूं बेसिक कंसेप्ट पे आ जाता हूं, ऑक्टाहेड्रल। ये सारे जो डायग्राम मैंने पढ़े बताए आपको, इसमें कितने लिगेंड लिए थे मैंने? 6। तो यानी ये सारे डायग्राम किसके थे? ऑक्टाहेड्रल के थे। और ऑक्टाहेड्रल में अब आपको मैं एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, क्या है वो समझिए। यहां आ जाए, ये डी में 5 ऑर्बिटल है। मैं क्या समझा रहा हूं, किस कंडीशन में हमें पेयरिंग होती है और किस कंडीशंस में पेयरिंग नहीं होती है। मान लो ये किसी मेटल का डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, इसके डी में 1 कॉन्फ़िगरेशंस होगा तो हमें 2 खाली मिल जाएंगे, डी, पेयरिंग की जरूरत नहीं है। डी में 2 होगा तो पेयरिंग की जरूरत नहीं है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो। D3 होते तो पेयरिंग की जरूरत नहीं है। इसका मतलब D1 से लेकर D3 तक पेयरिंग नहीं होती है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई भी हो। चले अगला, अब आते हैं D4 से आते हैं। D4 होता, कॉन्फ़िगरेशंस D4 होता, तो D4 में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशंस होगा। तो उस D4 की कंडीशंस में आपको दिमाग लगाना है। D4 में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की होगी। 1, ये हमारे पास है 5, ये है 5d ऑर्बिटल, ये 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, ये 2 खाली हो जाएंगे। D4 में एक की पेयरिंग होगी, और D कब होगी? वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होने पर। D5 में भी पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर होगी। D6 में भी होगी पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर पेयरिंग होगी, यहां भी होगी। अब इन तीनों में पेयरिंग होती है सिर्फ D4, D5, D6 में। अब आता हूं अगला, D7 होता। ये क्या लिख रहा हूं मैं? ये इस मेटल का डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है, और हम क्या चेक कर रहे हैं? पेयरिंग किस कंडीशंस में होती है, किस कंडीशंस में नहीं होती। मान लो D में 7 होते, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें 2 खाली कराने हैं। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दूं तो ये तो पेयरिंग हो गई, लेकिन ये अभी भी यहां पर है, और यदि ये यहां पर होगा तो 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होंगे। तो D7 से लेकर D10 तक सेम कंडीशंस रहती है, पेयरिंग नहीं होती है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। तो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यदि किसी मेटल का, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा ये पोर्शंस रिमूव कर रहा हूं। यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किसकी बात हो रही है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जहां लिगेंड 6 हो या जहां 6 कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड बनते हो, वहां इस तरह का फॉर्मूला लिख देता हूं। यदि इस मेटल के डी में 4 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तब आपको क्या चेक करना है? नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड चेक करनी है, चेक करें। और यदि इसके अलावा कुछ भी हो, D1, D2, D3, D7, D8, D9, D10, तो आपको क्या चेक करने की जरूरत नहीं है कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं, इसको रिमूव करता हूं। क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम पे 3 चार्ज हो जाए हमारे पास 2 चार्ज, क्रोमियम पे क्या हो? +K2 हो, या मैग्नीज पर क्या चार्ज हो? +K3 हो। उन दोनों कंडीशंस में 3D4 होगा,
यहाँ हमें चेक करना होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नीज पे 2+ आ जाए या Fe पर 3+ आ जाए। इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, 3D5 होगा, हमें चेक करना होगा। और यहाँ लास्ट आ जाए, किस पे आ जाए, Fe2+ आ जाए और कौन आ जाए, CO2+, कोबाल्ट 2+, यहाँ क्या होगा, 3D6 होगा। तो इन तीनों में क्या होगा, हमें क्या चेक करना है, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग होगी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, और यदि लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, वो रहे 4। वीक लिगेंड कौन है, ये 4 नहीं है, तो बाकी लगभग सारे कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन वीबीटी के एक्सप्लेनेशन में कहीं पर आपको स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगेंड नहीं लिखना है। तो क्या खत्म हुआ, ऑक्टाहेड्रल। अब कहां आ जाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर। अब आ जाते हैं टेट्राहेड्रल पर। टेट्राहेड्रल के साथ में ही क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और इन दोनों पे ये कंसेप्ट जो लगेगा वो सेम लगेगा। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल पे लगाया है, वैसे ही मैं कहाँ लगाने वाला हूँ, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर पर। वही लगेगा, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का भी कंसेप्ट लगेगा बच्चों यहाँ पर। यहाँ क्या है, टेट्राहेड्रल में कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और स्क्वायर प्लेनर में कौन सा होगा, DsP2 होगा। अब मैं इनमें sp3 किन किन में होता है वो मैं एक बार एग्जांपल लिख देता हूं। तो फर्स्ट है NiCl4 -K2 चार्ज। दूसरा हमारे पास क्या है, CO नहीं, NiCO का होल 4। ये हम चेक करेंगे बच्चों। NiCO का होल 4 कैसा है, ये भी टेट्राहेड्रल है। यहाँ क्या लिखूं, CuCl4 ऊपर चार्ज 2+, ये भी टेट्राहेड्रल है। और लास्ट हमारे पास क्या है, जिंक NH3 का होल, ये 4 है। यहाँ क्या है, +K2 चार्ज। ये चारों किस में आते हैं, ये चारों टेट्राहेड्रल है। हम इन दोनों को लर्न कर लेंगे, 1 2। अब आते हैं DsP2 में। DsP2 में मेरे पास 2 एग्जाम्पल है। एक है Ni का, NiCN का होल 4, और यहाँ चार्ज है -K2। एक है प्लेटिनम का, Cn है यहाँ पर भी होल 4, यहाँ भी चार्ज क्या है, -2 है। तो एक इसको इसके साथ कंपेयर करते हुए पढ़ लेंगे, इन तीनों को पढ़ लेंगे। ये काम के तीनों बच्चों, ये तीनों काम के हैं। और यहाँ पर भी हम वही तरीका यूज लेंगे जो हमने ठीक इनके पहले यूज लिया था। तो हमें किन किन पे लगाना है हमारा कंसेप्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एक तो अब देखो 4 लिगेंड है, लिगेंड 4 है, यहीं से मैं आइडिया लग जाएगा कि टेट्राहेड्रल होंगे या स्क्वायर प्लेनर होंगे। तो किन किन पे हमें लर्न करना है, NiCl का, NiCl4 2- NiCO का होल 4, और एक हमें चेक करना है NiCN का होल 4। ऊपर सब पे क्या है, -2 यहाँ नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है Ni वाला। अब इन 3 एग्जाम्पल पे मैं आपको समझा देता हूं वीबीटी की एप्लीकेशंस। फर्स्ट हम लेते हैं NiCl4। NiCl4 यहाँ चार्ज क्या है, -K2 है। तरीका वही है बच्चों। फर्स्ट क्या लिखेंगे, Ni, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है। ये याद नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ये याद होना जरूरी है आपको। अब इसका कॉन्फ़िगरेशंस क्या हुआ, आर्गन के बाद कितना हो गया, 18। यहाँ लिखें 4s2, कितने हो गए, 20, और यहाँ आएगा 3d8, ये हो गए 28। अब क्या निकालें इस पे, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको क्या मान लूँ, x। एक Cl पे चार्ज क्या होता है, -1, तो 4 पे -4 इक्वस टू -4 कैसे आया भाई, यहाँ प्लस लिख दो और यहाँ -4 ऐसे लिख दो, इक्वस टू -2, x इक्वस टू -2 + 4, यानी क्या वैल्यू आ गई, +2। यानी इस निकल पे क्या चार्ज है, +K2। ये s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो यहाँ लिखो Ni2+ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 18, और यहाँ हो गया 3d8 4s0 4p0। अब दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाओ, जो पहले लगाया था। पहले इसका ऑर्बिटल डायग्राम लिख देते हैं। 8 है, 1 2 3 4, ये 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7,
और ये 8 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। S में कैसा है वैकेंट, P भी कैसा है वैकेंट है। अब दिमाग लगाते हैं कितने ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए इस कॉम्प्लेक्स में, 4 चाहिए क्योंकि इस निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अब हमें 4 कौन से चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 हो जाएंगे। साथ में ये देखें ये Cl है, कैसा लिगेंड है, ये वीक है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। किसकी पेयरिंग, ध्यान रखना यहां पर हमें अंदर का एक ही डी खाली चाहिए, 2 नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक हाइब्रिडाइजेशन था वो DsP2 था, तो अंदर का केवल एक डी खाली चाहिए। यहां एक डी खाली हो सकता है, इसको यदि मैं यहां ले आऊं ये पेयरिंग हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी, लेकिन ये लिगेंड जो है ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो यहां क्या लिख दूं वापस में, कौन से 4 ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3, ये 4 मिक्स हुए, नए कितने बने, 4 ऑर्बिटल, हर एक का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया। इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, sp3 है तो स्ट्रक्चर्स होगी इसकी टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ध्यान रखना यहाँ इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट नहीं लगता है, वो तो ऑक्टाहेड्रल में लगता है। ये खत्म हो गया बच्चों। NiCl4 के बारे में आपने क्या क्या बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर्स, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और N की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं 2 है यहाँ पर। खत्म हो गया NiCl4 2- का। अब मैं किसका आ जाता हूँ, लास्ट वाले का, NiCN4 ऊपर 2- का। तो लगभग देखो बच्चों सेम चीजें हैं, यहां तक सेम है, तो जहां तक सेम है वहां तक बच्चों मैं इनको रिमूव कर देता हूं। ये जो डिफरेंट है उनको मैं रिमूव कर रहा हूं, ये पोर्शंस हटा देता हूं, ये भी हटा दूं, ये रेड पेन से लिखा हुआ है इसको भी हटा देता हूं। सेम कैसा भी मैं आपको समझा देता हूं। ये S है, ये 3 p ऑर्बिटल है, ये कौन से हैं, ये 4p है, ये 4s है, और ये 3d है। अब आते हैं यहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं मैं, अब यहां Cl हटा के क्या ले लूं मैं, Cn ले लेता हूं। Cn कितना है, 4 है। निकल है, निकल लिख दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X, एक Cn पे क्या चार्ज आता है, -1, तो 4 पे -4 क्या चार्ज लगा है, -2। X की वैल्यू क्या आई, +2, तो निकल पे क्या चार्ज हुआ, +2, तो यहाँ क्या होगा 3d 8 4s, ये जो 4s है वो 0 हो गए हैं, यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब बच्चों दिमाग लगाओ, क्या दिमाग, अभी मैंने आपको समझा दिया था कि Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां क्या होगा, ये पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन पेयरिंग करने से पहले हमें वही लाइन दोबारा यहां लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो लाइन मैं यहां लिख देता हूं, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये वर्ड याद रखना, ऑफ Ni2+ इन NiCN का होल 4 2-, ब्लैक से लिख देता हूं आपको दिखेगा, इज लेस देन फ्री Ni2+ आयन। यदि ये निकल आयन फ्री होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते। फ्री का मतलब आसपास कोई लिगेंड नहीं है, लेकिन जो ही ये Cn लिगेंड आ जाता है ये इनकी पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग करने के बाद का कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारे पास 4s, ये क्या है 4p, तो ये 4p, ये 4s, और ये हमारे पास है 3d। अब ये पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर ये दोनों साथ में आ जाएंगे, ये दोनों साथ में आ गए, इनकी पेयरिंग हो गई है। और जो ही पेयरिंग होगी, अब हमें कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 चाहिए, तो ये d खाली हो गया एक अंदर का। क्यों ये पेयरिंग हुई क्यों, ताकि ये d खाली हो जाए। ये 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर एक कंसेप्ट लगाऊंगा, आगे लगेगा वो। तो यहाँ क्या हुआ, ये d, अब ये चारों मिक्स हो जाएंगे, और ये चारों मिक्स होंगे क्या बनाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल, 1 2 3 4, हर एक का नाम क्या होगा, हाइब्रिड DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल।
तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहाँ लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। स्ट्रक्चर जिसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, अभी मैं बना के बता दूंगा ये कैसा होता है। और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं। तो क्या खत्म हो गई, NiCN4 2- की पर हमने क्या अप्लाई कर दी है, VBT अप्लाई कर दी है। अब बच्चों लास्ट एग्जांपल NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 में क्या होगा, निकल पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं बच्चों इस बोर्ड को अब रिमूव कर रहा हूं, फिर मैं NiCO के होल 4 पे जा रहा हूं। क्या है, पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो लास्ट आ जाते हैं NiCO का होल 4 पर। वही तरीका, निकल है, एटॉमिक नंबर 28 है, यहाँ लिखें आर्गन, यहाँ कितना हो गया 18, 18 के बाद 20, 3D8 28, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखना स्पेशल एग्जाम्पल है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया, तो सीधा क्या लिख दो मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ये है हमारे पास 3D, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल हैं यहाँ पर 5 हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें 8 हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं, P में कितने हैं 3 ऑर्बिटल हैं और खाली है वो, ये 4P है, ये 4S है। अब बच्चों जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है या एक्सरे से क्या मालूम चला, एक्सरे से जब इसकी स्ट्रक्चर्स पता लगाई गई तो ये कैसा है, ये टेट्राहेड्रल है। यही काम की चीज है। प्लस ये कैसा है, प्लस ये डायामैग्नेटिक है। दो चीजें हैं इसके अंदर, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। अब बच्चों बताओ क्या करें कि इसमें ये तीनों चीजें फिट हो जाए। तो हमें क्या मालूम है, निकल है तो 4 ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। इसको देखो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये अपना काम यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से करता है। क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक यहाँ और एक यहाँ भेज देता है, और भेजते ही क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये खाली हो गया। ये काम कौन करता है, CO। इसीलिए एग्जाम्पल काम का था। तो जो ही ये पेयरिंग कर देगा तो यहाँ क्या आएगी, लैंग्वेज आएगी, जो अभी मैंने लिखी थी वही लैंग्वेज यहाँ लिखनी है। लिखने के बाद इसको वापस लिखना है। तो अब 1 2 3 4 5 4s 4p, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पूरा भर जाएगा हमारा, ये पूरा खाली हो जाएगा। और ये तीनों ऑर्बिटल क्या काम करेंगे, हाइब्रिडाइजेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और इन तीनों में ये कौन सा है S और ये कौन सा है P, तो 4 नए बनेंगे। ये 4 हर एक का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और ये कंसेप्ट लग जाएंगे। ध्यान रखना स्पेशल एग्जाम्पल है NiCO का होल 4, और इसमें ये लैंग्वेज लिखी हुई आती है। यदि आप NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस पे जाएंगे तो अभी जो मैंने सारे एग्जाम्पल बताए हैं उनके क्वेश्चंस वहां पर है। अब बच्चों लास्ट एग्जाम्पल, और उसमें बहुत खतरनाक कंसेप्ट लगा है, वो 4 लिगेंड वाले में ही है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। तो लास्ट एग्जाम्पल है वो इस पे लगेगा बच्चों, CuNS3 का होल
4 यहाँ चार्ज है Cu पर +2। ध्यान से समझना इसमें क्या होने वाला है। अब पहले फिर क्या लिख दूँ, Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, आर्गन है 18 और एक्सेप्शनल वाला है 29 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ हो जाएगा 3d10, यहाँ हो जाएगा 4s1। अब इसमें कॉपर पे क्या चार्ज है, +2 है, इसको x मानो, यहाँ 0 है और इस पूरे पे क्या है, +2 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ 2+ आने के बाद क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशंस आर्गन 18, यहाँ हो जाएगा 3d9 और ये हो जाएगा 4s0, 4pb0, 4db0 लिख दो। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 9 है और यहाँ कितने हैं s में, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है और यहाँ ये s है। s कैसा है, वैकेंट है और p भी कैसा है, वैकेंट है। अब दिमाग क्या लगाता है, दिमाग कहता है कि CuNH3 का होल 4 है, ये सब तो भरे हुए हैं, D अंदर का खाली हो नहीं सकता है, तो हम क्या काम करें, इन चारों को मिला दें और कौन सा हाइब्रिडाइजेशंस कर दें, 4 नए बना दें। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी और ये कैसा रहेगा, पैरा का पैरा रहेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। जब एक्सरे से स्टडी की गई तो मालूम चला कि इस कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर है, इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है और स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या जरूरी है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो हम क्या काम कर सकते हैं, फिर होशियारी लगाई हम लोगों ने, फिर हमने दिमाग लगाया, दिमाग लगा के क्या काम किया, अच्छा है बस इतना सा काम है, तो ध्यान से समझना बच्चे, ये तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। अब यहां मैं इस 4d को भी लिख देता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अब इन्होंने फिर क्या दिमाग लगाया कि बस इतना सा काम करना है, एक्सरे ये कह रहा था, एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से समझना, अमोनिया है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां भेज दो। कहां से कहां आ गया, 4p में, ये 4s और ये 3d, कहां से चला गया इलेक्ट्रॉन, 3d का इलेक्ट्रॉन, 3d का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, 4p में चला गया, भेज दो, भेज दिया, ये यहाँ आ गया। जो ही ये यहाँ आएगा तो फिर क्या कहा, अब ये 4 खाली हो गए हैं, समझना 4 खाली हो गए, तो ये D, ये S, ये P2 हो गया है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DsP2 हो गया है, समझना अभी ये हो गया, तो हो गए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स। अब क्या हुआ, अब साइंटिस्ट ने क्या पूछा कि यदि आपने ऐसा किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 3d से कहां आ गया, 4p में आ गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया है। 3d में था पहले ये, अब 4s में भी नहीं, 4p में चला गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा और ये इजीली बाहर चला जाएगा। यदि बाहर चला जाएगा तो ये जो Cu है जिस पर प्लस का 2 है उस पर क्या चार्ज हो जाएगा, यदि ये आउट चला गया तो जो Cu2+ इजीली किस में चेंज हो जाएगा, Cu3+ में। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अब क्या काम करें, अब क्या हो सकता है, अभी ये भी नहीं हो रहा, हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भी नहीं भेज पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेगा, इसको यहां नहीं भेज सकते क्योंकि यहां से यहां आ गया, ये बाहर चला जाएगा, इसको तो यहीं रखो। अब क्या करें, अब एक काम करो, क्या काम करना है, ये S लो, समझना, ये 2p लो और ये एक D लो, यानी ये जो P है बीच में, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में, एक S 2p एक D, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, sp2d, ये एक स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और इसमें भी क्या होगी, स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगी। तो इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना, हम कौन सा निकालेंगे गलती से, हम निकालेंगे sp3 जो गलत हो जाएगा। फिर हम कहेंगे अच्छा sp3 गलत है तो एक काम करते हैं dsp2 होगा सर, फिर वो भी गलत हो जाएगा। और जो तीसरा हम सोच ही नहीं पाएंगे, दिमाग इतना काम नहीं करता,
और वो कौन सा होगा इसमें, यहाँ 4s1 था, वो होगा sp2d होगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्क्वायर प्लेनर है। sp2d तो इलेक्ट्रॉन था यहीं का यहीं रह गया, उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना पहले लग रहा था उतना अब लग रहा है, केवल ये ऑर्बिटल यूज आया है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस एग्जाम्पल में ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। और बच्चों अब लास्ट में हम क्या चले, वीबीटी हमारी खत्म हो गई है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, और लास्ट है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। जल्दी से बच्चों इसका लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। क्या क्या लिमिटेशंस है? फर्स्ट हमारे पास क्या है कि वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे एज्यूम्शंस लिए गए हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशंस क्या है, एक एज्यूम्शंस है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है नहीं मालूम है, तो बहुत सारे क्या है एज्यूम्शंस है। सेकंड हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की डिटेल्ड को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो गई, क्यों कुछ की रिटेन रही है, तो इसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के पास नहीं है। कहां हो रहा था, जहां पेयरिंग हो रही थी वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो रही थी, तो उसका आंसर इसके पास नहीं है कि वो कम क्यों हो गई। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है कि कुछ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हैं दूसरों से, तो स्टेबिलिटी में कंपैरिजन की ये डिस्कशंस नहीं कर रहा है। फोर्थ हमारे पास क्या है कि कुछ लिगेंड वीक हैं और कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, यानी कुछ पेयरिंग कर सकते हैं कुछ पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ये टर्म हमको वीबीटी में यूज नहीं लेनी है। और लास्ट हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड क्यों है, इसका भी एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं है। तो ये बेसिक 5 क्या हो गए हैं हमारे पास, लिमिटेशंस। इसी के साथ क्या खत्म हुई, वीबीटी। 3 काम जरूर करें बच्चों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू बच्चों।